बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करने लगे हैं और वो है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो आज देखेंगे कि जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्चुअली में जो है वो क्या है। तो इसमें हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, बैलेंस ऑफ पावर क्या इसके अंदर क्या जो है वो अमल दखल है, और पाकिस्तान का जो है SCO के अंदर रोल है वो देखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के फैक्टर्स इसको डिस्कस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो SCO की देखेंगे, इसके फ्यूचर के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको लेटेस्ट जो है वो पिक्चर दिखाई दे रही है 2021 की, कि जो SCO का इजलास हुआ था उसके अंदर आप देखिए यहाँ पे जो है वो 8 कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे साइड पे जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो मौजूद हैं। तो ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए SCO जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो देखिए जी, हम समझते हैं कि SCO एक्चुअली में है क्या, कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो सिंपली ये एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसको बहुत सिंपली समझिए तो ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। गो कि अब इसने अपने डायमेंशंस चेंज भी किए और उस पर काम भी कर रही है, लेकिन इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था सबसे पहले वो यही था कि जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, यानी कि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं, ठीक है जी, उन वस्त एशियाई रियासतों को जो है उनको प्रोटेक्ट करना। और ख़ास करके क्योंकि ये बनाई गई थी कोल्ड वॉर के बाद, इसकी कुछ बुनियाद रखी गई थी, तो उस टाइम पे जो है वो रशिया जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और चाइना जो है इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि किसी तरह से ये जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं यहाँ पे जो है वो USA यानी अमेरिका जो है वो अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाए कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि रशिया उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था वो टूट चुका था। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 8 ममालिक शामिल हैं। 6 पहले थे, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है उसके अंदर शामिल हुए, तो ये टोटल जो है वो 8 कंट्रीज़ हो गए SCO के। इसका जो बेसिक पर्पस था वो था सिक्योरिटी पर्पस, और सिक्योरिटी पर्पस जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो कि वस्त एशियाई रियासतें हैं, ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया में मौजूद हैं, यानी यूरोप के साथ भी लिंक करती हैं और एशिया के अंदर है, तो उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना या उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। अब अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये शंघाई 5 के नाम से सबसे पहले 1996 के अंदर यानी 1996 में जो है वो SCO की बाकायदा जो है वो बुनियाद रखी गई। लेकिन उस टाइम पे उसका नाम क्या था, शंघाई 5 था, कि इसके अंदर 5 मुल्क शामिल थे और ये जो उज़्बेकिस्तान है ये उस टाइम पे इसका हिस्सा नहीं था। उसके बाद 15 जून 2001 को इसका नाम भी चेंज किया गया और इसमें उज़्बेकिस्तान भी जो है वो साथ में शामिल हुआ, तो ये 6 कंट्रीज हुए। तो फिर इन्होंने जो है वो SCO की बुनियाद रखी है, इसको SCO का नाम दे दिया गया और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े से जो है वो क्लैरिफाई किए गए। तो पहले ये 1996 में वजूद में आई यानी कि, और उस टाइम पे इसको शंघाई 5 क्योंकि 5 कंट्रीज थे तो 5 का नाम दिया गया। अब इस टाइम पे अगर हम बात करें इसके मेंबर कंट्रीज की, तो इसके मेंबर कंट्रीज में चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और इंडिया और पाकिस्तान है। जो इंडिया और पाकिस्तान है ये 9 जून 2017 को जो है इसके परमानेंट मेंबर्स बने। इससे पहले इसके ऑब्जर्वर्स थे, लेकिन 2017 को जो है ये इसके परमानेंट मेंबर्स भी बन गए, पाकिस्तान और इंडिया। और इस तरह से ये 6 कंट्रीज से +2 होके 8 कंट्रीज जो है वो बन गए। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है चाइना के अंदर। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की और देखते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली में क्यों जो है उसको बनाया गया, इसकी हिस्ट्री हमें क्या बताती है। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे जिक्र किया कि जो कोल्ड वॉर थी वो एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी 1946 से, यानी वर्ल्ड वॉर जो सेकंड थी उसके बाद से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई हमने देखा, और ये तकरीबन 1991 तक चली, उस टाइम तक जिस टाइम तक जो सोवियत यूनियन है वो टूटा नहीं था। ठीक है, अब सोवियत यूनियन या जो रशिया था वो टूटा 1991 के अंदर, और ये जो कंट्रीज थे 6 कंट्रीज सेंट्रल एशिया के, ये उसके अंदर से निकले उसके टूटने की वजह से। और इस तरह जो कोल्ड वॉर थी वो हम कह सकते हैं कि एट दी एंड जो है वो USA जो है यानी अमेरिका जो है उसके हिस्से में गई और वो उसने इसमें कामयाबी हासिल की। और इस कोल्ड वॉर के जितना भी 40 से 45 साल थे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे और इसमें अलायंसेस बने बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी 2 ब्लॉक्स थे दुनिया के अंदर, एक साइड पे जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और कैपिटलिस्ट ब्लॉक को हेड कर रहा था अमेरिका, और दूसरी साइड पे जो है वो सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसको जो है वो रशिया जो है हेड कर रहा था। तो कुछ मुल्क इसके साथ थे, कुछ इसके साथ, और कुछ नॉन अलाइंड जैसे इंडिया जैसे मुल्क थे वो नॉन अलाइंड थे, वो किसी की तरफ भी नहीं थे। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो उसके बाद अमेरिका के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, यानी ये
जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह का जो एरिया है, इसको क्या करे कि वो इन रियासतों को उसने सपोर्ट किया और ये सपोर्ट मजीद करे और यहाँ पे रशिया के जो है वो बिल्कुल साथ आके बॉर्डर के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो दोबारा से अगर रशिया आगे बढ़ना भी चाहता है, दोबारा से कम्युनिज्म को फैलाना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल ना हो। और उसने कोशिश भी की लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। अब यही चीज़ जब यहाँ पे रशिया ने देखी कि भाई अगर हमने इन स्टेट्स को जो कि अभी नई नई बनी हैं और कमज़ोर भी हैं, अगर इनको वैसे ही छोड़ दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे अमेरिका आके बैठ जाएगा, जो कि ना तो रशिया के मफाद में था और ना ही चाइना की, क्योंकि चाइना की भी उसके अमेरिका के साथ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस वजह से इन दोनों ने क्या कोशिश की कि इन दोनों ने इन स्टेट्स के साथ मिलके एससीओ यानी एक ऑर्गेनाइजेशंस बना ली, ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अगर इनको कल को कोई थ्रेट होता है अमेरिका की तरफ से, तो ये इनको प्रोटेक्ट कर सके यहाँ पे और ये इन्हीं की निगरानी के अंदर ही रहे। तो एक्चुअल जो पर्पस था वो यही था। कोल्ड वॉर के बाद जो है इनकी बुनियाद डाली गई या शंघाई 5 की बुनियाद डाली गई। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। और इसका जो पर्पस था एक्चुअली में वो म्यूचुअल सिक्योरिटी ही था कि यार ये जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं इनकी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के फैक्टर के अंदर इन्होंने कॉपरेशन करनी थी कि भाई कोई भी जो है वो थर्ड कंट्री जो है ये ना समझे कि ये नई नई रियासतें बनी हैं तो इनके लिए जो है वो आसान अपॉर्चुनिटी है कि इनको जो है वो ट्रैप में लो। तो इस पर्पज़ के लिए बनी। इसके अलावा जो है इनका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, एनर्जी और एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर भी जो है वो इनकी आपस में कॉपरेशन मौजूद है। यानी जो बेसिक पर्पस जो प्राइमरी कॉज है वो प्राइमरी कॉज तो सिक्योरिटी ही है कि सिक्योरिटी जो है उसको ही प्रोटेक्ट करना, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकली कोई इश्यूज हैं, सोशली जो इनकी सोसाइटीज को कनेक्ट करना है, इकोनॉमी के हवाले से बिजनेस फोरम मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग है, कल्चर जो एक्सचेंज तो हो ही रहा है, एनर्जी के फैक्टर में क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के बाद ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे एनर्जी मौजूद है, और एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पे काम करना है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। अब जैसे बैलेंस ऑफ पावर का मैंने जिक्र किया कि ये बैलेंस ऑफ पावर क्योंकि एक साइड पे नेटो थी, ठीक है जी, और तो ये जो नेटो थी इसको हेड कर रहा था अमेरिका, और इसी नेटो जो है कोल्ड वॉर के एरा के टाइम पे जो नेटो था ये जो है वो पूरे का पूरा एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और अमेरिका का सपोर्टर था। तो अब कोल्ड वॉर के बाद जो है वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बिगड़ गया और सारे का सारा जो है अमेरिका की तरफ चला गया। तो इस रीजन के अंदर जो है थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए या अमेरिका को फिर भी ये थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए आप कह लें कि भाई यहाँ पे इन्होंने ये अलायंस बनाया था उस बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर एससीओ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हेड्स ऑफ स्टेट जो कौंसिल, स्टेट कौंसिल हैं वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं, जो 8 कंट्रीज हैं, इनके जो हेड्स हैं उनकी कौंसिल जो है वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है और वही डिसीजन लेती है और साल में एक बार जो है उनकी मुलाकात होती है। जैसे मैंने कहा 2021 के अंदर आपने पीछे पिक्चर देखी भी कि मुलाकात हुई, और वही जो है वो ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं। वो क्या डिस्कस करते हैं जी? सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, और जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, म्यूचुअल इश्यूज जो होते हैं या वर्ल्ड इश्यूज जो होते हैं, उनके हवाले से डिस्कस करते हैं और जो अपने टारगेट्स हैं उनको जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो दूसरी मीटिंग्स हैं वो भी जो है हर लेवल के ऊपर होती हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो हेड्स की काउंसिल जो है इन्हीं की मीटिंग साल में एक बार जो है वो होगी, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि जो बाकी जो हर लेवल के ऊपर है, जैसे इकोनॉमी के हेड हैं तो इकोनॉमी के हवाले से मुलाकात हो रही है, पॉलिटिक्स के हवाले से मुलाकात, आपस में जो म्यूचुअल जो इनकी बातचीत है वो हर टाइम पे जो है वो पूरा साल ही जारी रहती है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो बीजिंग है, चाइना के अंदर, ठीक है, यानी चीन के अंदर जो है इसका सेक्रेटरीट मौजूद है, और रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है ताशकंद के अंदर, यानी जो क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए है और खास करके जो अफगानिस्तान की जो कंडीशन बनी हुई है पिछले 20 साल से, तो उसके लिए जो है ये काउंटर टेररिज्म का जो स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है वो ताशकंद के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे ये देखिए इस मैप के अंदर कि इस मैप के अंदर ये जो है ये मेंबर कंट्रीज हैं, ये 8 जो है ये मेंबर कंट्रीज हैं, और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इस टाइम पे उसमें अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ये इस टाइम पे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और किसी भी टाइम पे जो है इनको परमानेंट मेंबरशिप जो है वो दी जा सकती है और इस ग्रुप से ये इस ग्रुप में आ सकते हैं। इसके अलावा जो डायलॉग पार्टनर्स हैं जो इसके साथ बातचीत हो रही है, ठीक है, उसमें नेपाल है, श्रीलंका है, टर्की है, कंबोडिया है, अजरबैजान है और आर्मीनिया है। और जो गेस्ट आते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गेस्ट हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आती हैं और अटेंड करती हैं, उनके पूरे सेशंस को देखती हैं और कवर अप देती हैं, ठीक है। अब एससीओ जो है इसकी अगर बात करें इदारों की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आता है वो है जी एससीओ इंटरबैंक कंसोर्शियम। ये जो एससीओ इंटरबैंक कंसोर्शियम है इसको 2005 के अंदर 26 अक्टूबर को इसको बनाया गया और इसका जो पर्पस था वो पर्पस प्योरली जो है वो बिजनेस पर्पस था,
ठीक है, यानी कारोबार के लिए जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा बैंक बनाया गया, म्यूचुअल बैंक बनाया गया, ठीक है, कि जो है वो सपोर्ट कर सके इन कंट्रीज के अंदर जो है वो किसको जी, बिजनेस को, और बिजनेस की फंडिंग कर सके। अब हम जानते हैं बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल, और एक मुल्क से अगर दूसरे मुल्क में आप बिजनेस करते हैं तो वहां पे उसके लिए फिर टेक्निक्स भी और फिर बहुत से और भी मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए इन एससीओ कंट्रीज के बीच में और उनको फंडिंग करने के लिए कि कोई भी जो स्टेट स्पॉन्सर जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, तो अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या बड़े बड़े बिजनेस फर्म जो है वो उस पर काम करती हैं, तो उसके लिए ये जो है वो इंटरबैंक कंसोर्शियम इन्होंने वजूद में आया 26 अक्टूबर 2005 को। अच्छा, दूसरा जो इसका बहुत अहम इदारा है वो है जी एससीओ बिजनेस काउंसिल, जिसकी बुनियाद जो है वो 14 जून 2006 को रखी गई। अब जैसे इंटरबैंक कंसोर्शियम है, इसका जो प्योर पर्पस था बिजनेस को फैसिलिटेट करना और उसके लिए कर्जे देना, ठीक है, और ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने मिल के बनाया हुआ था, सबकी यहाँ पे फंडिंग आती है और उसके बाद यहाँ पे कर्जे दिए जाते हैं। तो बिजनेस काउंसिल जो है, अब इसका पर्पस भी क्या था कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए। अब इसमें क्या है जी कि टॉप जो जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं वो इसका हिस्सा हैं। अब इसका यानी कि जितना भी 8 मुल्क हैं, इन 8 ममालिक में, पहले तो 6 थे, तो वो सारे के सारे जो है उनके जितने भी टॉप बिजनेस ग्रुप्स हैं वो इसका हिस्सा हैं कि जब भी उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उन मीटिंग्स में वो शिरकत करते हैं और वहाँ पे जो है वो नए बिजनेस के बारे में बातचीत होती है। उसका गोल क्या है, बायलैटरल बिजनेस, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो उस बिजनेस को जो है वो प्रमोट करना इस बिजनेस काउंसिल का पर्पस है। और इसके जो सेक्टर है, मेजर जो सेक्टर्स हैं वो है एनर्जी, क्योंकि सेंट्रल एशिया आपको पता है एनर्जी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस टाइम पे टॉप पे है। एनर्जी है, कम्युनिकेशन है या टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग है और ट्रांसपोर्ट है। ये जो मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ये बिजनेस ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं, या खास करके जो एससीओ के कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम, ठीक है, एनर्जी का सिस्टम, इसको जो है वो एक्सचेंज करें, एक दूसरे के साथ बायलैटरल बिजनेस जो है वो बढ़ाएं। इसका जो परमानेंट जो सेक्रेटरीट है वो मॉस्को के अंदर है, यानी मॉस्को रूस के अंदर जो है इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है, किसका, एससीओ बिजनेस काउंसिल का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसके अंदर जो है वो चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो भी एससीओ का हिस्सा है। एससीओ का हिस्सा इस तरह से है कि जो चाइना है वो इस वजह से भी इसमें जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि जो उसका जो वन बेल्ट वन रोड जो है, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि वो जो पुराना जो है वो जिसको हम कहते हैं जी शाहराह रेशम हम कहते हैं, जो सिल्क रूट था, ठीक है, जो चाइना का पूरे का पूरा जो यूरोप था वो उसी रूट से जो है वो चाइना से ट्रेड किया करता था, तो उसी रूट को दोबारा से बहाल कर रहा है और वो सेंट्रल एशिया से भी गुजर के जाता है। तो इसलिए जो है चाइना का इंटरेस्ट इसमें जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, बीआरए की वजह से चाइना का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर यहां पे सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज होते हैं तो ऑब्वियसली चाइना का जो बीआरआई है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दूसरी साइड पे चाइना रशिया अलायंस वर्सेस अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे भी जो है एक इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम देखते हैं, जैसे चाइना और रशिया की जो राइवलरी है, ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है कि एक साइड पे हम देखते हैं यहाँ पे चाइना है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं यहाँ पे अमेरिका। वही है कि पहले यहाँ पे अमेरिका था और यहाँ पे क्या था, वो सोवियत यूनियन या रशिया था। तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की एक वॉर लगी हुई थी और ट्रेड वॉर थी, ठीक है, और ट्रेड वॉर आप कह लें या सिक्योरिटी वॉर भी उसमें शामिल थी। इसी तरह से अब दोबारा से जो है वो अमेरिका और चाइना जो है इनकी वॉर स्टार्ट हो चुकी है और खास करके ये ट्रेड वॉर है, लेकिन इसके अंदर भी अब डिफेंस जो है स्ट्रेटेजीज मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक वॉर है, तो इसलिए एससीओ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना क्या चाहता है कि ये पूरे का पूरा जो रीजन है वो प्रोटेक्टेड हो, हर लिहाज से प्रोटेक्टेड हो, कि जो अमेरिका है वो इस रीजन के अंदर कम से कम इसे तंग ना कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सोवियत यूनियन ने पहले इन कंट्रीज के ऊपर जो है वो कब्जा किया था और अपनी पावर को बढ़ाया था, तो चाइना भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली जो है माशी तौर पर इन ममालिक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और क्योंकि ये जो है वो इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे फंडिंग करके और जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है चाइना। ये चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर बात करें अब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की एससीओ के अंदर, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है अब ये बड़े इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे सिचुएशन बनती है कि अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या बनती है कि अब देखिए जो चाइनीज़ सपोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए हम ये जानते हैं, एक तो सीपैक की वजह से है क्योंकि बीआरआई का प्रोजेक्ट जो मेन प्रोजेक्ट है वो सीपैक है जो पाकिस्तान से गुजर रहा है। दूसरा इसलिए भी कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहे और इकोनॉमिक पार्टनर भी रहे। तो जो पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बना 2017 के अंदर, क्योंकि 2005 के अंदर ये ऑब्जर्वर था, तो उसके बाद से 2017 में बना तो वो चाइना की वजह से बना, यानी चाइना की सपोर्ट थी। अब दूसरी
दूसरी साइड पे जब चाइना पाकिस्तान बना तो अब इंडिया के लिए भी प्रेशर था और पाकिस्तान इंडिया ने भी बनना था, तो इंडिया को जो सपोर्ट हासिल थी वो रशिया की थी, क्योंकि इंडिया का जो जितने भी अलायंसेज हमने देखे हैं खास करके मिलिट्री के हवाले से स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, वो जो है वो हमेशा से रशिया के साथ रहे हैं 1947 के बाद से ही, और पाकिस्तान के 1947 के बाद से ही जो है वो चाइना के साथ रहे। यानी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसको सपोर्ट किया चाइना ने, ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो उसकी एससीओ में जो सपोर्ट है वो रशिया की वजह से है। तो वहां पे भी जो है वो किसी ना किसी सूरत में जो है हमें एक खिंचाव देखने को मिलता है कि अब चाइना जो है हम जानते हैं कि उसकी इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं बनती, गो कि हमारी रशिया के साथ पहले तो नहीं थी क्योंकि हम अमेरिकन सपोर्टर थे, लेकिन अब हमारा किसी ना किसी तरह रशिया के साथ जो है वो सपोर्ट बन रही है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी हो रहा है। तो इसलिए चाइना और इंडिया जो है उसके बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो इसलिए चाइना कभी नहीं चाहता था कि इंडिया जो है वो शामिल हो एससीओ के अंदर और एससीओ का मेंबर बने, लेकिन क्योंकि रशिया का एक प्रेशर था, रशिया चाइना और रशिया दो तो बड़े मुल्क हैं, तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि इंडिया भी जो है यहां पे परमानेंट मेंबर बना। अब यहां पे देखिए कि इस सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो यहां पे सार्क वर्सेस एससीओ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सार्क वर्सेस एससीओ का, कि सार्क के अंदर जो है, जो सार्क है साउथ एशिया है, उसके अंदर भी 8 ही कंट्रीज हैं, और एससीओ जो है उसके अंदर भी जो है वो 8 ही कंट्रीज है, दोनों के अंदर 8 कंट्रीज हैं। यहां पे अगर देखते हैं सार्क के अंदर, ये सार्क का मैप आप यहां पे देखिए, तो सार्क के मैप के अंदर जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं वो 2 ही हैं, एक इंडिया है और दूसरा पाकिस्तान है, ठीक है। और सार्क इस टाइम पे जो है वो पैसिव हो चुकी है, यानी वो एक्टिव नहीं है। उसकी वजह कि उस टाइम पे सार्क में जो मोनोपोली है वो इंडिया की ही है, सबसे ज्यादा जो फायदा है वो सार्क का इंडिया का ही है, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के रिलेशंस की वजह से, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन की वजह से ये सार्क जो है उस तरह से फंक्शनल नहीं या वर्किंग नहीं, क्योंकि हमने इंडिया के साथ तो ट्रेड बैन की हुई अपनी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में ट्रेड नहीं कर सकते या एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रख सकते, जो सार्क के फोरम पे पहले रखे जा रहे थे। लेकिन अब हमें एक अल्टीमेट फोरम मिला 2017 के बाद, और वो है एससीओ, ठीक है। तो ये जो एससीओ है, अब यहां पे भी पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, तो ये सार्क का हम कह सकते हैं एक अल्टरनेटिव है कि सार्क जो है वो उसका ज्यादा जो प्रेशर था वो ईस्ट की साइड पे था, और ये जो सारे का सारा है इसका जो प्रेशर है वो वेस्ट की साइड पे है, कि ये जो कंट्रीज हमारे पास आते हैं, इन कंट्रीज में जो है पाकिस्तान अपने आप को आगे फैला सकता है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इंडिया से भी ज्यादा फायदेमंद है। तो यहां पे अगर हम फिर देखते हैं तो फिर वो जियो इकोनॉमिक्स पूरे का पूरा एक विजन पाकिस्तान का रिफ्लेक्ट करता है, खास करके जो पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके हवाले से जो बात की है, तो उसमें अब पाकिस्तान ने जो अपना रोल चेंज किया जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक में, ठीक है। कि जियो स्ट्रेटेजिक क्या था कि पहले हमने जितने भी पहले 70-75 साल में हमने जो पॉलिसीज बनाई वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बनाई, क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स थे खासकर इंडिया की वजह से। हमने अपनी आर्मी को स्ट्रांग किया, हमने जो है वो उसके अल्टीमेट जो है वो इकोनॉमी को लूज किया, मार्शल लॉ लगे हमारे मुल्क में क्योंकि आर्मी स्ट्रांग थी, ऑब्वियसली कश्मीर इशू की वजह से और इंडिया की वजह से। तो हमने सिक्योरिटी की वजह से अमेरिका के साथ रिलेशन रखे और अमेरिका से असला रहते रहे, इमदाद लेते रहे। लेकिन अब हमने जो है वो पूरी की पूरी एक डायनामिक चेंज की, और अब हम चाइना के साथ चले गए कि चाइना जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बात करता है, तो हमने इकोनॉमी में उसके पार्टनर बन गए, सीपेक में उसके पार्टनर बन गए। तो अब हमारा जो जियो इकोनॉमिक विजन है पाकिस्तान का, उसके लिए एससीओ बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि एक साइड पे एससीओ है, दूसरी साइड पे ईसीओ है। ये दोनों ही सेंट्रल एशियन नेशंस जो हैं वो उनको लिंक कर रही हैं, और एससीओ का भी पाकिस्तान पार्ट है अब, और ईसीओ का भी पाकिस्तान पार्ट है, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मंडी जो है वो साबित हो सकता है एज कंपेयर टू इंडिया। कि अगर यहां पे अफगानिस्तान का जो फैक्टर था, अगर पास्ट की बात करें तो इंडिया को फायदा था, क्यों कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस इंडिया का था, तो सेंट्रल एशियन जो मार्केट थी वो इंडिया उसे देख रहा था। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि यहां पे जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की वजह से अब वो पाकिस्तान का है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये सेंट्रल एशिया भी जो है वो पाकिस्तान यहां पे बिजनेस कर सकता है, एससीओ के फॉरम से भी और ईसीओ के फॉरम से भी, और ये पूरे का पूरा एक बेल्ट बन सकता है जहां पे पाकिस्तान नई जो है वो जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के थ्रू बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। तो जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो थी इंडिया की साइड पे, और जियो इकोनॉमिक जो है वो सेंट्रल एशिया की साइड पे है। और वो जो सार्क से जो है हम जो हासिल नहीं कर सके, तो ईसीओ से हम उसे हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इशू है और सिक्योरिटी थ्रेट भी है एससीओ के लिए। क्यों? क्योंकि एससीओ के सारे कंट्रीज जो है चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया जो है, ये जितने भी एससीओ के कंट्रीज हैं ये सारे के सारे एक हो जाएं और यहाँ पे ट्रेड को आगे बढ़ाएं। लेकिन अफगानिस्तान जो है यहाँ पे बिल्कुल बीच में, इस एससीओ के दिल के अंदर जो है उसके हालात बहुत ख़राब हैं। तो अगर वहाँ पर हालात ठीक नहीं होते तो उसका जो असर है वो क्या होगा, वो पूरी पूरी एससीओ कंट्रीज़ के ऊपर आएगा
और दहशतगर्दी इन कंट्रीज़ के अंदर भी फैलेगी, इसलिए उसके हालात को ठीक करना एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है इन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो एशिया के अंदर जो हालात हैं वो चेंज हो रहे हैं और एशिया बिल्कुल जैसे यूरोप के अंदर आपने देखा यूरोपीय यूनियन बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डायनामिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो है हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अब देखिए कि वहाँ पे जो सीरिया है उसको भी जो है सपोर्ट किया जा रहा है जो है वो मुकम्मल तौर पे रशिया की तरफ से। तो अब उस साइड पे मिडिल ईस्ट में भी जो है ये रशिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे आगे बढ़े। इसी तरह से चाइना जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा रहा है ईरान के साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर ईरान भी इस मुल्क में आता है तो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट भी और जो सेंट्रल एशिया है ये सारे का सारा SCO के अंडर आ जाएगा और ये बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक मार्केट जो है वो साबित हो सकती है, जो कि चाइना जो जिसके लिए कोशिश कर रहा है, या चाइना जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो चाइना की जो है वो एक बिग स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि ग्रेट गेम है, बिग स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू वो कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉरम है, तो ये SCO है और इसके जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।